हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो रिसेंटली यूएसए में इन्फ्लेशन जो है 6.2% तक पहुंच गया, जो कि पिछले 3 डेकेड में सबसे हाईएस्ट जंप किया है। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली यही जानेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, किस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता है, और यूएसए में रिसेंटली जो इन्फ्लेशन में राइज हुआ है कैसे और क्यों यहाँ पे हो रहा है, उसके साथ साथ इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो इन सबको समझने से पहले एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि आपके द्वारा पिछले महीने मार्केट जाया गया और मार्केट में आपके द्वारा 100 रुपए में 5 kg राइस खरीदा गया। तो यहाँ पे जो रेट आपको मिली वो रेट थी 20 रुपीज पर kg। बट अभी रिसेंटली जब दोबारा से आप मार्केट गए तो आपके द्वारा जो 100 रुपए में चावल खरीदे गए फिर से, तो अब आपको 100 रुपए में 4 kg राइस मिले, ना कि 5 kg। तो यहाँ पे रेट आपको मिला 25 रुपीज पर kg। तो यहाँ पे जो 5 रुपए का इस रेट में इंक्रीमेंट हुआ है, इसी इंक्रीमेंट को बोला जाता है इन्फ्लेशन, जिसकी जनरल डेफिनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो होती हैं उनकी जनरल प्राइस लेवल में जो इंक्रीमेंट होता है उसी को इन्फ्लेशन बोला जाता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि पहले 100 रुपए में हमें 5 kg राइस मिल रहा था, बट अब 100 रुपए में हमें 4 kg राइस मिल रहा है। तो यहाँ पे 100 रुपए की जो वैल्यू है वो गिर गई। ठीक है, पहले 5 kg अब 4 kg मिल रहा है। तो इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं कि जो मनी की परचेजिंग पावर है उसमें डिक्रीमेंट जो होता है उसको भी हम इन्फ्लेशन ही बोलते हैं। और इसको वैल्यूएट करने के लिए कि कितना इन्फ्लेशन हुआ है, एक इन्फ्लेशन रेट होती है जिसको हम एक एग्जांपल के तौर पे इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि अभी क्या प्राइस मिल रही है और पहले क्या थी, उसका परसेंटेज हम यहाँ पे निकालते हैं। जैसे कि 5% यहाँ पे निकल रहा है, तो इस एग्जाम्पल के लिए जो इन्फ्लेशन रेट है वो है 5%। अब वैसे तो जो ये इन्फ्लेशन होता है इसके कई सारे रीजंस होते हैं बढ़ने या घटने के, बट जिनमें जनरल रीजन है डिमांड का। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है, अगर उनकी डिमांड लोगों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। उसके साथ साथ डिमांड तो नॉर्मल ही है, बट लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से मतलब वहाँ पे जो सप्लाई है वो फुलफिल नहीं हो रही है, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। और जब ये इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा होने लगता है तो उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जैसे कि जो लोगों के पास में परचेजिंग पावर होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, मनी की परचेजिंग पावर काफ़ी कम होने लगती है इन्फ्लेशन बढ़ने पे। इसकी वजह से क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि डेली रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें हैं या खाने पीने की जो चीज़ें हैं उन सब की कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल लोग हैं, मिडिल क्लास जो लोग हैं, उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन अराइज होती है, और गरीबों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन खराब हो ही जाती है। और किसी भी स्पेसिफिक कंट्री के लिए जो बोरोइंग की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब कि उनके लिए उधार लेना काफ़ी महंगा पड़ जाता है। इस वजह से ही ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं उन सब के द्वारा इन्फ्लेशन का जो एक मॉडरेट लेवल है उसको मेंटेन किया जाता है, जिससे कि उस स्पेसिफिक कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको कंटिन्यूसली चलाया जा सके, स्मूथली चलाया जा सके, और वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी प्रमोट किया जा सके। और इस वजह से एग्जांपल के तौर पे इंडिया जो है उसके द्वारा इन्फ्लेशन जो है उसका मैंडेट को 4 ± 2% तक टारगेट किया जाता है, यानी कि मैक्सिमम 6% तक और मिनिमम 2% तक इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता है। वैसे ही यूएसए की जो सेंट्रल बैंक है जिसका नाम फेडरल रिजर्व है, उसके द्वारा इन्फ्लेशन रेट 2% को टारगेट किया जाता है। इस वजह से यूएसए में जो अभी इन्फ्लेशन 6.2% पे पहुंचा, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वैसे तो इसके पीछे कई सारे रीजन हैं, बट मेन रीज़न अगर हम देखें तो एक सप्लाई साइड का है। जैसे कि 2020 में पेंडेमिक की वजह से जब ग्लोबल लेवल पे लॉकडाउन्स वगैरह लगे थे, प्रोडक्शन काफ़ी हद तक बंद हो गया था, वैसी सिचुएशन यूएसए में भी हुई थी, जिसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी सारी कंपनीज के द्वारा उनके एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया था और वहाँ पे प्रोडक्शन भी काफ़ी कम था, जिसकी वजह से जो ग्लोबल लेवल पे या फिर यूएसए स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो यूएसए में भी जो सप्लाई चेन थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी कंज्यूमर्स की। और वहीं पे दूसरी साइड यूएसए में कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव को काफ़ी रैपिडली रोल आउट किया गया, जिसका मतलब वहाँ के जो सिटीजन्स थे उन सब में काफ़ी जल्दी और भारी मात्रा में वैक्सीन लगाई गई, जिससे कि वहाँ की जो रिकवरी थी कंज्यूमर्स की वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। और उस सिचुएशन में जब रिकवरी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी तो कंज्यूमर्स अपनी नॉर्मल सिचुएशन में, जैसे कि प्री पैंडेमिक की जो सिचुएशन थी उस टाइप की सिचुएशन में आने लगे। सिंस यहाँ पे सप्लाई चेन पहले से ही डिसरप्टेड थी तो उसकी वजह से डिमांड नॉर्मल थी लेकिन सप्लाई वहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रही थी, तो जिसकी वजह से यूएसए में धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। और ये तब पीक पे पहुंचा जब यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा कई बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया गया
एक रिलीफ फंड के लिए जो भी कंज्यूमर जिन सब की जॉब चली गई थी कोविड-19 के पीरियड के दौरान या पेंडेमिक का जो 2020 का पीरियड था उस पीरियड के दौरान उन सबको एक रिलीफ फंड के थ्रू यहाँ पे पैसा दिया गया था, जिससे कि वहाँ पे जो सप्लाई चेन थी वो तो पहले से ही डिसरप्टेड थी और डिमांड यहाँ पे लोगों की बढ़ने लगी, तो उस वजह से जो इन्फ्लेशन था एकदम काफ़ी हाई पीक पे 6.2% तक पहुंच गया, जिससे कि अगर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो कई सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि जो ग्लोबल लेवल पे प्राइसेस हैं वो सब इंक्रीज होने लगेंगी, जिसका मतलब इंडिया या इंडिया के कोई भी लोग जो कि यूएसए से इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, उन सब के लिए वो सारी चीज़ें काफ़ी महंगी होने वाली हैं। वहीं पे जैसे एडवांस इकोनॉमीज फॉर एग्जांपल यूएसए जो है, यहाँ पे जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसके बाद में ये अपनी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जिस रेट पे ये किसी और कंट्री को लोन वगैरह देती हैं, उन सबको ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती हैं, जिससे कि और कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है यूएसए से मनी बोरो करना, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि कोई भी इंडियन फर्म्स जो कि इंडिया के बाहर पैसा रेज करने की कोशिश कर रही है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसमें हमने बात की यूएसए में जो इन्फ्लेशन हुआ है उसके बारे में, कि किस तरीके से वो इन्फ्लेशन हुआ है, क्या उसके पीछे रीजंस है और उस सब का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।